नमस्कार दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य चैनल में। और हमारा जो आज का अध्याय है दोस्तों, अध्याय नंबर 6 है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं दोस्तों और अपनी हिंदी साहित्य का आनंद लें दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जिससे दोस्तों आपको हमारी आने वाली वीडियो का संदेश मिल सके दोस्तों। और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो देखेंगे कि सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में फ्रेंच के विद्वान गार्सा दा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तेवार दा ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। फिर इनके बाद सन 1887 से 83 में, यानी 1877 या 83 में शिव सिंह सेंगर ने अपना ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा। दोस्तों ये आप देख रहे हो कि 1877 और 83। दोस्तों ये अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिए हैं दोस्तों। इन दोनों में से जौन सा भी ऑप्शन आएगा परीक्षा में, आपको उस पर ही निशान लगाना है दोस्तों। चलिए, और फिर सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा था। और इनके बाद सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जिसमें मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का विवरण दिया है दोस्तों। चलिए, नंबर 2 है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ लिखा। इनके बाद सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा था। और फिर रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दोस्तों, जो इन सभी में सबसे अधिक प्रमाणित हुआ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो पहला है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है दोस्तों, और इसका समय 1050 संवत से 1375 संवत माना है दोस्तों। नंबर दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को दोस्तों इन्होंने भक्ति काल कहा, और भक्ति काल का समय दोस्तों 1375 से 1700 संवत इन्होंने माना। और नंबर 3 है उत्तर मध्यकाल को दोस्तों इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, और जिसका दोस्तों 1700 से 1900 संवत माना है दोस्तों। नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल को दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा, और इसका समय दोस्तों 1900 से अब तक माना गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें ध्यान देने के पॉइंट है दोस्तों, वो सारे पॉइंट ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो
आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस काल विभाजन में आदिकाल को छोड़कर सभी ने सहमति प्रकट की है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल है दोस्तों, आदिकाल में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए और आदिकाल दोस्तों सबसे ज़्यादा विवादित है। किसी कवि ने कुछ कहा और किसी ने कुछ माना दोस्तों, इसलिए ये लिखा गया है कि इस काल विभाजन में आदिकाल को छोड़कर सभी ने सहमति प्रकट की है दोस्तों। यानी आदिकाल को छोड़कर जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, उसमें आदिकाल को छोड़कर सभी कालों को मान्यता दी गई है, कवियों ने स्वीकार किया है, किंतु आदिकाल पर विवाद है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय अवधि 750 से 1375 ईस्वी संवत माना है और संधि काल को 750 से 1000 ईस्वी तक और चारण काल को 1000 से 1375 माना है दोस्तों। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की जो समय अवधि है वो 750 से 1375 मानी और आदिकाल को इन्होंने दो कालों में यानी दो भागों में विभाजित किया। जो पहला है संधि काल, इन्होंने संधि काल को 750 से 1050 तक माना और दूसरा जो है चारण काल, इसको 1000 से 1375 ईस्वी माना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको सिद्ध सामंत युग कहा है दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत युग कहा है दोस्तों आदिकाल को। दूसरा देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है दोस्तों। और फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को दोस्तों वीर काल कहा है। और फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को दोस्तों आदिकाल की शुरुआत दोस्तों 1000 ईस्वी से मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया और इसकी शुरुआत दोस्तों 1000 ईस्वी से मानी है। और यह लिखते हैं कि हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रामक धारणा है कि आदिकाल है। यानी हिंदी का जो आदिकाल है वह एक द्वारा देखेंगे दोस्तों। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रामक धारण है कि आदिकाल है। यानी इसमें अवधारणा है कि आदिकाल को हम आदिकाल कह सकते हैं, क्योंकि आदिकाल को आदिकाल कहना ही सबसे उत्तम है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नोट, उपयुक्त विवेचन के आधार पर इसे आदिकाल कहना ही ठीक होगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिकाल राजनीतिक अशांति का काल था दोस्तों। यानी आदिकाल राजनीतिक अशांति का काल था। इसमें जनताओं पर अत्याचार किए जाते थे, ठीक है, और युद्ध की जो स्थिति बनी रहती थी दोस्तों, इसलिए आदिकाल राजनीतिक अशांति का काल था, जिसके फलस्वरूप वीर गाथात्मक काव्य ग्रंथ लिखे गए। देखिए दोस्तों, वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए, यानी जब युद्ध होता था तो कवि राजाओं की वीरता का बखान करते थे। साथ ही सिद्ध, नाथ, जैन और
लौकिक काव्य धाराओं का महत्व भी अधिक है, अतः हम इसको आदिकाल नाम देना सही व तर्क संगत समझते हैं। इसलिए इसको आदिकाल कहना ही अधिक सही है दोस्तों। मैंने पीछे बताया था कि आदिकाल को आदिकाल नाम देना ही सबसे उत्तम है, और ये आपके सामने आ भी चुका है दोस्तों कि आदिकाल कहना ही अधिक सही है। यानी आदिकाल का जो नाम है वह तर्क संगत है और आदिकाल को आदिकाल नाम देना ही सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आदिकाल की परिस्थितियाँ जो हैं उनका वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस देश का जैसा समाज होगा उसका वैसा ही साहित्य होगा दोस्तों, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ये सही कहावत है कि मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है दोस्तों, उसके ऊपर वैसे ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वह वैसे ही प्रक्रिया अपने जीवन में करता है दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य भी वैसा होगा, और साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करते हैं। नंबर पहली है राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और इसकी सीमा संवत 1050 से 1375 मानी और सन 769 ईस्वी से 1094 ईस्वी मानी। दोस्तों ये 1050 से 1375 संवत है, और अगर इसका सन पूछा जाए तो 769 ईस्वी से 1094 ईस्वी माना जाता है। यह काल राजनीति व्यवस्था विशृंखला ग्रह कलह और पराजय का युग था। इसमें चारों तरफ अशांति थी। इसलिए दोस्तों इसको पराजय और पतन का काल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवस्था और गृह कलह यानी घर में कलेश रहता था, ठीक है। और जो पराजय यानी जिन्होंने पराजय का सामना किया वो उनका जीवन भी निरस्त हो चुका था दोस्तों। इसलिए आदिकाल पराजय और पतन का काल कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नंबर दूसरी है दोस्तों सामाजिक परिस्थिति। इसमें हिंदू समाज अनेक जाति उपवर्ग में बट गया था। इसमें छुआछूत कट्टरता आदि बुराइयां आ चुकी थीं। दोस्तों सामाजिक परिस्थिति में आदिकाल में हिंदू समाज अनेक जातियों में बंटने लगा था दोस्तों, और छुआछूत कट्टरता ऐसी बुराइयां समाज में आ चुकी थी दोस्तों। जो दलित थे उनको दोस्तों तड़पाया जाता था और उनको दंडित किया जाता था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 5 या 10 गांवों को यह लोग अपना राष्ट्र समझते थे दोस्तों, क्योंकि जो 5-10 गांव होते थे उनको ही ये अपना राष्ट्र समझते थे, ठीक है। ये जैसे क्योंकि वहाँ राज्यों में राजा रहते थे, ठीक है, और वो राजा अपने ही क्षेत्र को अपना राष्ट्र समझते थे। और राजाओं और सामंतों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। उस समय एक व्यक्ति अनेक पत्नियां यानी अनेक शादियां कर सकता था। आगे देखेंगे कि नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। इसलिए
इसी कुरीतियों के कारण उत्तर भारत को गुलाम बनना पड़ा था। यह सारी परिस्थितियाँ आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो इसमें हमने यह समझा कि आदिकाल में हिंदू समाज अनेक जातियों में बँट चुका था और छुआछूत, कट्टरता आदि बुराई समाज में आने लगी थी और 5-10 गांव को ही ये लोग अपना राष्ट्र समझते थे और सामंतों और राजाओं में बहुपत्नी की प्रथा थी। और दोस्तों, नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और इन्हीं सभी कारणों से दोस्तों उत्तर भारत को गुलाम बनना पड़ा था। यह सारी परिस्थितियां ही आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो परिस्थिति है दोस्तों वह है धार्मिक परिस्थिति। इसमें आदिकाल में वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे दोस्तों। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म भी जंत्र मंत्र की सिद्धियों में फंस गया था और बौद्ध धर्म वज्रयान, सहजयान, महायान और मंत्रयान आदि अनेक शाखाओं में बट गया था और इसी आदिकाल में मुस्लिमों का आगमन तो भारतवर्ष में हो गया था, लेकिन प्रचार बाद में हुआ। इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां पूरी तरह दूषित हो चुकी थी दोस्तों। इसमें दोस्तों हमने जाना कि वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे। बौद्ध धर्म भी जंत्र मंत्र की सिद्धियों में फंस गया था और बौद्ध धर्म वज्रयान, सहजयान, महायान और मंत्रयान आदि अनेक शाखाओं में बट गया था दोस्तों। और इसी आदिकाल में मुस्लिमों का आगमन हुआ था, लेकिन उसका जो प्रचार है वो बाद में हुआ था दोस्तों। और इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां पूरी तरह दोस्तों दूषित हो गई थी। इसके बाद दोस्तों आती है सांस्कृतिक परिस्थितियां। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिलन युग कहा जाता है। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक का मिलन युग कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। संगीत, मूर्तिकला, भवन निर्माण आदि विकसित थे दोस्तों। आदिकाल में जो संगीत, मूर्तिकला, भवन निर्माण ये सारे ही जो थे दोस्तों, उनका जो निर्माण था, जैसे भवन निर्माण, मूर्तिकला, संगीत, ये सारी दोस्तों आदिकाल में विकसित थी। यद्यपि अरब और फ्रांस में बहुत पहले सूफी मत का जन्म हो चुका था, परंतु यह अब तक भारत में नहीं पहुंचा था। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति अलग अलग होने लगी थी और इसका प्रभाव भारत के उत्सवों, पर्वों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा पर पड़ने लगा था दोस्तों। आदिकाल में जो है दोस्तों वो सूफी मत का जन्म तो हो चुका था, किंतु उसका भारत में जो है वो प्रचार नहीं हुआ था, यानी वो भारत तक नहीं पहुंची थी और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति अलग अलग होने लगी थी आदिकाल में। और इसी के चलते हुए भारत के जो
त्योहार हैं, पर्व हैं या वेशभूषा है, उन पर दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, और ये सारी जो परिस्थिति हैं दोस्तों, ये सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आती है साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 शाखाएं प्रभावित थी: संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य या अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य दोस्तों। इन 3 शाखा थी जिसमें साहित्य निर्माण हो रहा था दोस्तों। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, श्रीमेंद्र, मर्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति और श्रीहर्ष जयदेव आदि संस्कृत के कवि थे दोस्तों। प्राकृतिक एवं अपभ्रंश के अंतर्गत भी साहित्य निर्माण हुआ। जैन कवियों ने भी संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया दोस्तों, और सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और नाथों के संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला दोस्तों। आगे देखेंगे, विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य भी इसी काल में लिखे हैं दोस्तों। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य लिखे, और वो काव्य दोस्तों आदिकाल में लिखे। अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी आदिकाल में माने जाते हैं, आदिकाल के ही माने जाते हैं। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो आदिकाल की मानी जाती हैं दोस्तों। यहाँ नीचे सबसे काव्य भी इसी काल के माने गए हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है काल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसका एक बार और अध्ययन करेंगे दोस्तों कि आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 शाखाएं प्रभावित थी: संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य या अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, श्रीमेंद्र, मर्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष जयदेव आदि संस्कृत के कवि थे। प्राकृतिक एवं अपभ्रंश के अंतर्गत भी साहित्य निर्माण हुआ। जैन कवियों ने भी संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया दोस्तों, और सिद्धों ने अपभ्रंश और साहित्य में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और नाथों के संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। नाथों के संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी दोस्तों। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आदिकाल में विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य भी इसी काल में लिखे हैं दोस्तों, और अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी इसी काल के माने गए हैं दोस्तों ये हमारी आदिकाल के ऊपर लास्ट वीडियो थी, और इसमें हमने संपूर्ण आदिकाल का अध्ययन कर लिया है दोस्तों। और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आदिकाल के ऊपर, जिसमें मैं एक बार वापस से आदिकाल का अध्ययन करूंगा दोस्तों, और जो मुझे लगेगा कि ये हमारा छूट गया है दोस्तों, वो हम उस वीडियो में लाएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो और मैं आदिकाल के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आदिकाल पूर्ण हो चुका है, मगर अनजाने में कुछ जो भी छूट गया होगा वो हम उस वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों।
और अब हमारी दोस्तों अगली वीडियो भक्ति काल के ऊपर आएगी और कल से हम भक्ति काल का अध्ययन करेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।